अभी आगे आरव को सिया नहीं मिल रही थी, इसलिए अभी इस वक्त बहुत गुस्से में था। तभी वह अपने एक आदमी जो कि उसका खास आदमी था, वह उसको फ़ोन करके बोलता है, मुझे कल तक सिया के बारे में पूरी जानकारी चाहिए और उसका फ़ोटो भी चाहिए, क्योंकि आरव को सिया को देखना था कि वो कैसे दिखती थी। लेकिन आरव को सिया कैसे आखिर देखेगी। ना ही सिया का किसी के पास 10 विकेट था, ना ही कोई फ़ोटो। लेकिन अभी फिर भी ए रहा अपने अपने आदमियों को बोल दिया था कि जैसे ही उस सिया के बारे में कुछ पता चले या फिर उसका कोई फ़ोटो दिखे, वो आरव को फ़ोन करे और उस बताएं सब कुछ। वही दूसरी तरफ आइस व शिवांगी सिया के साथ सिया के रेस्टोरेंट में ही थी, जहां की डेकोरेशन और थीम देखकर शिवांगी बहुत चक्की हो गई थी, क्योंकि उस नहीं लगा था कि इतनी छोटी लड़की ये उम्र में इतना कुछ सोच सकती है और कर भी सकती है। तभी शिवांगी कहती है, ये सब तुमने खुद से किया है और तुमने ये सब के बारे में सोचा कब किया। कहती है, ये तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन किसी दिन फुर्सत से मैं तुम्हें बताऊंगी। और मैं यह अकेले नहीं क्यों, मेरे भैया ने मेरा साथ दिया है और उन्होंने ये सब कुछ पूरा करवाया। बस आइडिया मेरा था, लेकिन उन्होंने मेरा सपना पूरा किया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। थी इस ओनकार शिवांगी भी शिवांश को सोचने लगती है, जिसे उसने एक ही झलक देखा था, लेकिन एक ही झलक देखते ही वो उस और देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती थी। ताबेहिया शिवांगी को एक चेयर पे बैठते कहती है, तुम यही बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बैन कर लेती हूँ। जिसकी बात सुनकर शिवांगी अपना सर हमें हिलाती है और सिया किचन में जल जाती है शिवांगी के लिए अच्छा खाना बनाने के लिए। इस वक्त रेस्टोरेंट बंद था, क्योंकि इस वक्त सिया कॉलेज से डायरेक्ट इधर ही ये गई थी और उसका आज का कोई प्लान नहीं था कि वो आज रेस्टोरेंट खोलेगी। इसलिए उसने इस वक्त अपना रेस्टोरेंट बंद कर रखा था और शिवांगी को अपना रेजिडेंट दिखा रही थी। कुछ देर बाद शिवांगी बैठे बैठे बोर हो रही थी, तभी वो सोचते हैं कि क्यों ना इधर उधर टहलकर आगे अच्छा नज़ारा देखा जाए। ये सोचकर जैसे है वो चेयर से उठकर आगे ही बढ़ाती है, वैसे वह किसी से टकरा जाती है, लेकिन जैसे ही वह गिरने वाली होती है तभी उस किसी ने पकड़ लेता है और उस गिरने से बचा देता है। गिरने से बचने के लिए वो अपनी आंखें बंद कर देती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो अभी गिरने वाली नहीं है। तो वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, वैसे उसके सामने एक बेहद मनमोहक दक्ष का चेहरा दिखता है, जो कि और कोई ने शिवांश बताया, जो अपनी बहन का रेस्टोरेंट खुला और उसके बारे में जानकर कि वह अभी एक फ्रेंड के साथ अपने रेस्टोरेंट में, उसने सोचा थोड़ा अपनी बहन से बात कर ले। सिलसिले में वो अपने ऑफिस से सिया के रेस्टोरेंट में जैसे ही घुसता है, वैसे ही उसकी टक्कर शो हो जाती है, लेकिन उसके गिरने से पहले ही वो उस बचा लेता है कमेंट से थम कर, क्योंकि वांगी रेस्टोरेंट के डोर के पास ही बैठी थी। इसलिए दोनों की टक्कर हो जाती है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद दोनों को होश आता और दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को लगातार अपने आंखों से अपने में बासा रहे थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर फिदा हो गए थे। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कहते और दूर हटने के बाद दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। शिवांश ने पहले किसी से माफ़ी तो नहीं मांगी थी, लेकिन इस वक्त उस पता नहीं उस क्या हो गया था, इसीलिए वो पहले माफ़ी मांगकर हर बड़ा वाहन से चल जाता है सिया के पास, जो कि अभी किचन में थी। और शिवांगी थोड़ा इम्बर्स हो गई थी, क्योंकि उसने कभी ऐसा सीन नहीं देखा था और ना ही कभी सोर्स किया था, तो वो थोड़ा असहज हो जाती है, लेकिन अपने आप को शांत करके वो वहीं बैठ जाती है और दोनों का इंतजार कर लेने लगती है। वही सिया जो शिवांगी के लिए एक खाना बना ली थी, तभी उस शिवांश की आवाज़ आती है, जो कि हर बड़ी में आते बोल रहा था, वो बाहर कौन तुम्हारी दोस्त थी क्या? हाँ, मैं उसके लिए अभी खाना बना रही हूँ। वो तो शुक्र है, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया रखा था, तो आप भी चलिए और साथ में खा लेते हैं। इस वक्त सिया ने हल्का फुल्का नाश्ता ही बनाया था, इसीलिए शिवांश भी कुछ नहीं बोल पाता और वो भी उसके साथ सिया के रेस्टोरेंट में खाने लगता है। शिवांगी जब शिवांश को देखती है तो थोड़ा ऐसे है हो जाती है, लेकिन यह अपने भाई से शिवांगी को मिलाते कहती है, भाई ये मेरी दोस्त शिवांगी है और यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई है। और सिया शिवांगी को अपने भाई से मिलाते
कहती है ये मेरे भाई शिवांश है। अपने भाई और अपनी दोस्त का ऐसा रिएक्शन देखकर मतलब सिया समझ रही थी कि दोनों असहज हो रहे हैं, लेकिन ये बात को भटकते कहती है मिलना जुलना हो गया तो चलो खाना खाते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, फिर मुझे गर्व करना पड़ेगा। जिसकी बातें सुनकर दोनों मुस्कुराते शम के नाश्ते का आनंद उठते हैं। वही खाने के बीच बीच में शिवांश का भी शिवांगी को देख रहा था और शिवांगी कभी शिवांश को देख रही थी। यह बात सिया भी थोड़ा थोड़ा समझ रही थी क्योंकि वो बच्ची थोड़ी थी, वो तो 18 साल की हो गई थी। शिवांगी जो कि अपना नाश्ता कर रही थी तब उसके घर से फोन आता है कि उसके पापा इस वक्त उस बुला रहे हैं क्योंकि उन्हें एक जरूरी काम में गया था शिवांगी से। जिसे सुनकर शिवांगी सिया को बोलते हैं कि उस अभी जाना पड़ेगा। जब आगे की ऐसे बातें सुनकर शिवो नहीं लगता, लेकिन वह भी क्या कर सकता था, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे लेकिन जाहिर नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। आज का दिन किसी के लिए खुशनुमा था तो किसी के लिए बहुत चिंता बढ़ा, तो किसी के दिलों में किसी के लिए फीलिंग्स जाग रही थी। अभी तो आगे ही पता चलेगा कि कौन किसको मिलेगा। अगली सुबह भी बहुत अच्छे तरीके से सबकी दी जाती है और सियार अपने रोज के कम करके अपने कॉलेज आती है और कॉलेज से जैसे ही निकलती है वैसे उसके 3 दोस्तों से देखते हैं जो उसी को पिक करने के लिए आए थे क्योंकि आज उसका भाई एक जरूरी मीटिंग में बिजी था और आज सिया का रेस्टोरेंट भी ऑफिशियल तरीके से खोलने वाला था। तो आज सिया बहुत एक्साइटेड थी और बहुत खुश की। तभी करण कहता है चलो चलो जल्दी हमें रेस्टोरेंट भी खोलना है। उसके बाद सुनकर जी हाँ चलो चलो मैं अभी कब का इंतजार कर रही हूँ। ये सब का इतना करके दोनों वंश और ऋतिक वही छोड़ के गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी सिया बोलती है चलो आप लोग भी बैठ जाओ जल्दी जल्दी, अगर आप लोग नहीं बैठोगे तो हम लोग जाएंगे कैसे। सिया के नखरे देखकर और उसके नाटक को देखकर करण भी बोलता है मुझे तो लगता है ना शेयर कि ये लोग चाहते ही नहीं कि हम लोग जल्दी जल्दी पहुंच जाए। और हम लोग तुम्हारा नाश्ता कहाँ है और तुम्हारा रेस्टोरेंट भी खोले। करण की बात सुनकर सिया वे अपना सरा मिला देती है और वंश और ऋतिक नाम हिलाते बैठ जाते हैं। वह लोग कर भी कह सकते थे। कुछ देर बाद वो लोग सिया के बाहर मिलते हैं जहां पर सिया का भाई उन्हीं का इंतजार कर रहा था, जिसे देखकर सिया सवालिया नजर से वंश को देखने लगती है क्योंकि वंश ने सिया को बताया था कि उसका भाई अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, 1-2 घंटे के लिए अभी बिजी ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वह अपने रेस्टोरेंट आती है वो अपने भाई को देखती है जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। तभी वंश अपना आग झपकाता है और सिया आगे बढ़ जाती है और जैसे ही शिवांश पीछे मुड़ता है सिया देखते हैं उसके हाथों में कागज जाद है और उसकी आंखें नम है। अपने भाई को ऐसे देखकर सिया की भी आंखों में थोड़ी नमी आ जाती है, लेकिन वो अपने भाई से पूछते हैं क्या हुआ भैया और आपकी आंखें क्यों नम है। तब शिवांश कहता है सिया मैंने हमारा घर ले लिया और हमने अपने जमीन जायदाद सब कुछ ले लिए। यह बातें सुनकर सिया पूरा चौंक जाती है क्योंकि उस इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि उस अपना घर मिलेगा। तभी स्त्रियां कहती है लेकिन चाचा चाची। तभी शिवांश कहता है तुम उनको छोड़ो, उनको देख लिया और उनको सबक भी सिखा दिया है। तभी वंश अपने में कहता है हाँ सबक तो सिखाया है, शेर के पिंजरे में जो दल दिया था आपने मुझे तो वो पाल सोचकर बेदार लग रहा है कि केसेस के चाचा चाची मर गई, इतनी बेरा है मौत किसी को ना दे भगवान। इतना करके वो अपने बॉस यानी शिवांश को देखने लगता है जो मासूम नजरों से अपनी बहन को देख रहा था। तब सिया खुश होते कहती है आज तो दुगनी खुशी हो गई, आज मेरा ऑफिशियल तरीके से भी खोल रहा है और आज मेरा घर भी मिल गया, मुझे बहुत खुशी है। चलो इसी के मौके पर मैं आप लोगों के लिए कुछ नाश्ता और खाना भी बनाती हूँ। यह इनका शिवांश खुश हो जाता है क्योंकि उसके अपने बहन के हाथों का खाना बहुत पसंद था और जब भी आप उसका पसंदीदा खाना बनाती थी इस वंश को और अच्छा लगता था। कुछ देर बाद सिया अपना रेस्टोरेंट खोलती है और वंश और अपने तीनों दोस्तों के लिए खाना बनाने लगती है जिसमें बिरयानी, रेड सॉस, पास्ता, स्प्रिंग रोल के साथ साथ
कई सारी विदेशी के साथ साथ देसी भी भगवान थे जो सब सिया को आते थे बनाने, क्योंकि उसने सीखा था मोबाइल पर देखकर। खाना खाने के बाद शिवांश, वंश, ऋतिक और करण को सिया का देखभाल रख कर कहने के बाद वाहन से चल जाता है, क्योंकि उसकी इस वक्त मीटिंग थी। और वहीं सिया अपने कस्टमर्स का आने का वेट करती है। कुछ समय तक तो कस्टमर आते नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद एक दो जो कि हाई क्लास लोग लग रहे थे, अमीर लोग, वो उसके रेस्टोरेंट में आते हैं उसका रेस्टोरेंट का थीम देखकर। और ऊपर से उसका रेस्टोरेंट शिवानश के बिल्डिंग के सामने था, जिसके वजह से उसका रेस्टोरेंट कुछ ही देर में पॉपुलर हो जाता है। सारे एम्प्लॉयज और आसपास के एरिया में है और बहुत सारे लोग आने लगते हैं। सिया भी अपना काम कर रही थी और उसके साथ साथ शिवांश ने जो उसके लिए शेफ को बुलाया था सिया की मदद करने के लिए। सब भी सिया की काम है, बहुत सारी मदद करते हैं। और ऐसे ही सिया का आज का दिन और आज का बोनी बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। और रात को वो अपने सारे वर्कर्स को बहुत शुक्रिया अदा करती है और उनके लिए उनका फेवरेट खाना भी बनाती है, जिसे देखकर सारे बढ़कर खुश हो जाते हैं। रात के 7 बजे तक सिया अपने रेस्टोरेंट ही रहती है, लेकिन जैसे ही टाइम बिता है उसके 3 दोस्त उस घर जाने के लिए बोलते हैं। और शिवांश भी इस वक्त रेस्टोरेंट के बाहर अपनी कार में बैठा हुआ था। ये अपना रेस्टोरेंट बंद करवा कर शिवांश के साथ उसकी कार में बैठ जाती है, लेकिन इस वक्त मुंबई में बहुत सारा ट्रैफिक था, जिसकी वजह से अन्य लोगों को अभी कुछ देर ट्रैफिक में रुकना था। तभी सिया को एक परिवार दिखता है जो कि बहुत गरीब दिख रहा था। उसके साथ साथ उसे एक प्यारी सी बच्चे देखती है जो कि से कुछ पैसे मांग रही थी खाना खाने के लिए, और उसके हाथों में एक प्यारा सा खरगोश भी था। तभी जोर से बारिश होने लगती है, लेकिन वह बच्चे वाहन से नहीं हट, क्योंकि उससे शायद बहुत जोर से भूख लगी थी। अपने हाथों में देखती है जो उसने अपने रेस्टोरेंट से लाया था, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने घर के उसके सारे दोस्तों को खिलाए, जैसे गार्ड्स और कुछ नौकरों को। तो उसने कब काफी सारा खाना अपनी डिक्की में और कुछ अपने हाथों में रखा हुआ था, क्योंकि वो खाना वो खुद खाने वाली थी। और शिवांश के लिए भी वह खाना था, क्योंकि वो उसने ताज़ा आने से कुछ समय पहले ही बनाया था। इसीलिए ये अपने खाना को देखती है एक बार, और एक बार उस लड़की को सिया की सारी हरकत है उसका भाई शिवांश देख रहा था। तभी सिया अचानक से शिवांश की तरफ देखती है और शिवांश अपने सर हाँ में हिलाते और सिया और उस बच्ची के पास जाने लगती है बारिश में अपना खाना छुपा कर। और बारिश में जाते ही वह उस बच्ची को एक किनारे पर ला दिया जहाँ पर बारिश का पानी नहीं आ रहा था। तभी वह अपना खाना उस बच्ची को देते कहती है, ये लो और तुम खा लेना अच्छे से। और सिया अपने जेब में से पैसे भी निकल कर देती है उस बच्ची को और कहती है, ये पैसे संभाल के रखना, जरूर आने पर ही इस्तेमाल करना और खर्चे मत करना, क्योंकि पैसे और खाना दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आज के ज़माने में। वह बच्ची जो इस वक्त भूख के मरे मर रही थी, खाना देखते ही वो खाना ले लेती और पैसे भी, और सिया को अपने आंखों में आंसू लेकर देखने लगती है। तभी सिया उस बच्चे के आंसू पहुँचते कहती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, तुम प्लीज़ मत रहो। तभी वो बच्ची कहती है, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया और मेरे माँ पिताजी बहुत कम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन वो उन्हें ठीक से 2 पाल का खाना भी नहीं मिल पाता है, इसीलिए मैं अपने पिताजी के लिए खाना मांगने ही थी और मैंने भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि मेरी माँ कुछ दिनों से बीमार है, जिसकी वजह से पापा का सारा पैसा मैं के दवाइयों में खर्चा हो रहा है और हमारे घर में एक अन्य का दाना भी नहीं था। आपका धन्यवाद दीदी, आप मेरी जिंदगी में भगवान जैसे बन के आए हो, आप एक रिश्ता हो। तभी सिया उसके सर पे हाथ रखते कहती है, देखो तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ का इलाज देखूंगी और तुमसे भी मिलने आऊंगी। तभी सिया उस लड़की से उसका नाम पूछती है, जिसे सुनकर वो लड़की बोलती है, सब मुझे चीकू बोलते हैं, तो मेरा नाम चीकू है। चीकू की ऐसी प्यारी बातें सुनकर और उसका नाम सुनकर सिया को बहुत अच्छा लगता है और वो चीकू को गले लगाते कहती है, अच्छा तो आपसे कोई भी तो मैं दिक्कत होगी तो तुम मुझे बताना। तभी चीकू कहती है, लेकिन मैं आपको धुन दूंगी।
कैसे? तभी सिया कहती है तुम बस एक बार मुझे याद कर लेना, मुझे अपने आप पता चल जाएगा। जैसे सुनकर चीकू मुस्कुराने लगती है और तभी सिया उस खरगोश के बच्चे को भी फैलाने लगते हैं जिससे खरगोश का बच्चा मुस्कुराने लगता है। तभी सिया देखती है कि अभी सिग्नल ग्रीन होने वाला है और वो चीकू को बोलती है अभी कुछ देर में कुछ अंकल्स आएंगे तुम्हारे पास ब्लैक कपड़ों में, तो तुम उनके साथ चल जाना, वो तुम्हारे मैं पापा का इलाज करवा देंगे और तुम पढ़ भी पाओगे और खुश भी हो पाओगी और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तो मैं कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे याद कर लेना। इतना कहकर वो चीकू का सरसाला आती है और अपने भाई को इशारा करती है और उसका भाई अपने गार्ड्स को कुछ कहता है और उसके गार्ड्स चीकू के पास जाते हैं और उसका घर का नाम पता पूछकर उसके मम्मी को अच्छे से रखते हैं और उसकी मम्मा का इलाज भी करते हैं। चीकू की मदद करके अपने भाई के पास से जाती है, लेकिन सिया को नहीं पता था कि कोई उस काफी सीधा और जुनून से देख रहा है, क्योंकि सिया जिस तरीके से उस बच्ची के साथ बच्ची बनकर बात कर रही थी और उसने उस वक्त आसमानी कलर का अनारकली पहना था जिसमें वो बाला की खूबसूरत लग रही थी। अगर देखा जाए तो वो कयामत लग रही थी। सिया जिस गाड़ी से निकली थी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस गाड़ी से निकलने वाली लड़की को देखने की, इसलिए किसी ने सिया को नहीं देखा क्योंकि सब शिवांश के बारे में जानते थे। लेकिन एक शख्स ताजे शिवांश के टक्कर का था और वो शिवांश पर उतर ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसी उसकी नज़र से यहाँ पर पड़ाती है वो उस देखता रह जाता है और उसकी बातें और उसका ऐसा नेचर देखकर वो इंसान अपने असिस्टेंट को बोलता है मुझे ये लड़की चाहिए, किसी भी हालात में तुम इसकी जानकारी निकलवाओ। और उसका असिस्टेंट जो शौक तड़ा हुआ था क्योंकि वो शिव अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन वो राव को भी जानता था कि वो किस तरीके का पागल इंसान है जो अपनी सनक में कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो इस वक्त कुछ नहीं कहता, अपना सर हाँ कहलाता है और वाहन से वो लोग चल जाते हैं। आखिर कौन था वो इंसान, आखिर क्यों उसने सिया के बारे में पता लगवाने की कोशिश की है? क्या वो इंसान शिवांश के टक्कर का है? क्या शिवांश कभी जान पाएगा कि कोई इसकी बहन पे नजरें रखे है और उसकी बहन के बारे में पता लगाने का कोशिश कर रहा है? और आरव क्या करेगा, उससे याद नहीं मिलेगी? तो जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। प्लीज प्ले दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कोशिश करें ताकि मेरी कहानी पॉपुलर हो पाए और मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी एपिसोड दे पाऊँ और जिससे आप भी खुश हो जाए और मैं भी खुश हो जाऊँ। आप लोग हमारे साथ हमेशा बने रहे और आप लोग खुश रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अभी आगे अगले दिन मुंबई यूनिवर्सिटी सुबह का वक्त आया। इस वक्त सी और शिवांश की गाड़ी सिया के कॉलेज के बाहर खड़ी थी। तभी ये देखती है शिवांगी भी अभी कॉलेज के अंदर जा रही थी। तब इसे अपने गाड़ी से बाहर निकल के शिवांगी को बुलाने लगती है और शिवांगी का ना सुनकर शिवांश के कान खड़े हो जाते हैं और वो जो अभी काम कर रहा था अपने लैपटॉप पे वो अचानक से रुक जाते हैं और शिवांगी को देखने लगता है। शिवांगी जो इस वक्त अपने क्लासरूम में जा रही थी उससे जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, तो वो हुई मौत के देखते हैं तो वो और कोई नहीं सिया होती है जो उस बुला रही थी। सिया को देखकर वो मुस्कुराने लगती है। तभी उस लगता है कोई उससे अपनी सिद्धू नजरों से देख रहा है, लेकिन वह जब आसपास देखते हैं तो उसको ही नहीं दिखता और वो अपना मैं का बहन समझकर भूल जाती और सिया से बातें करने लगते हैं। बातें करते करते वो लोग अपने क्लासरूम में चल जाते हैं और शिवांश भी अपने ड्राइवर को इशारा करता और वो वाहन से चले जाते हैं। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है और शाम के वक्त में एशिया अपने एक रेस्टोरेंट में इधर उधर घूम रही थी क्योंकि उस अभी कोई कम नहीं था, क्योंकि उसके सारे शेफ्स खाना तो बना ही रहे थे और आज इतने लेक्चरर्स उनके थक भी गई थी, इसलिए वह थोड़ा आराम करने के लिए इधर उधर टहल रही थी। तभी उसे एक इंसान दिखता है जिसे देखकर वो शॉकेड हो जाती है। दरअसल वो इंसान और कोई नहीं सब होता है जो कि कुछ कम से शिवांश के पास मीटिंग करने के लिए आया था कुछ कंपनी के सिलसिले में। लेकिन इस वक्त शाम का वक्त था तो वो कुछ स्नैक्स खाने का सोचता है और वो देखते हैं कि सामने ही एक नया रेस्टोरेंट खुला है।
जिसमें लिखा हुआ था प्यारपी रेस्टोरेंट का नाम SSR रेस्टोरेंट, जिसमें स से सिया था और ऐसे शिवांश था और र से मतलब रेस्टोरेंट था। ये रेस्टोरेंट का नाम था SSR। ऋषभ को ये नाम और यह रेस्टोरेंट का थीम बहुत पसंद आता है, तो वो सोचता है कि इवनिंग स्नैक्स जैसे चाय और कुछ स्नैक्स के साथ साथ वो कुछ डेसर्ट भी खा लेगा और आए इस नए रेस्टोरेंट में देख भी लेगा कि कैसा खाना मिलता है। इसलिए वो अंदर आता है और जैसे ही वह सिया को देखता है वो चौंक जाता है, लेकिन वो खुश भी हो जाता है। तभी रिश्ता से गले मिलते कहता है, सिया तुम कहाँ चले गई थी, मैंने तुम्हें कितना खोजा लेकिन तुम मुझे मिली नहीं। ऋषभ को देखकर सिया थोड़ा सहज हो जाती है, लेकिन जब उसे याद आता है कि ऋषभ उसका काफी अच्छा दोस्त है और वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे सिया को दिक्कत होगी, इसीलिए वो सबसे अच्छे से मिलने लगती है और कहती है हाँ वो मैं यहाँ पर। वो कुछ बोली नहीं पाते क्योंकि उससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उस कैसे बताएं। तभी ऋषभ कहता है, शायद तुम भी मेरी तरह इस रेस्टोरेंट में खाना खाने ही होगी। नहीं, सिया कुछ और कहने वाली होती है इस बात पर, वैसे ही ऋषभ बोलता है चलो हम लोग बैठकर कुछ बातें करते हैं। तभी सिया को खींचते एक टेबल चेयर पहले जाता है और वेटर को बुलाकर अपना ऑर्डर देने लगता है। तभी सिया से वो पूछता है कि तुम क्या खाना खाना पसंद करोगे। तभी वो बटोर कहता है, CMM आपको करण सर ले रहे थे, एक तरह से उन्हें दिखे नहीं तो इसीलिए वो बुला रहे थे। वेटर कैसे बातें सुनकर ऋषभ तो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन सिया को समझ में आ जाता है क्योंकि करण उस पक्का इस वक्त किचन में देख रहा होगा, लेकिन सिया तो इस वक्त बाहर है इसलिए वो उस देख नहीं सकती और करण के पास उतना दिमाग नहीं है जो वो बाहर आने का कष्ट करे और सिया को इधर उधर खोजे। इसीलिए वो कहती है चलो रवि मैं आती हूँ और वो इतना कह के जाने लगती है। तभी ऋषभ कंफ्यूज होते कहता है ये सब क्या चल रहा है और ये वेटर तो मैं कैसे जानता है, क्या तुम लोग दोस्तों या तो मैंने जानते हो। ऋषभ के इतने सारे सवाल सुनकर या अपना सर पकड़ लेती है और बोलती है तुम कुछ डर रुको मैं आती हूँ, नहीं तो वो करण पूरा किचन सर पे उठा लेगा और ना ही तुम खा पाओगे अच्छे से ना ही मैं अच्छे से जी पाऊंगी। इतना क्या, वो ऋषभ को वहीं बैठाकर जो कि अभी कंफ्यूज था वो किचन में चल जाती है और उससे करण दिखता है जो किचन में आए इस वक्त हंगामा ही कर रहा था क्योंकि वो बाहर आने का कष्ट तो कर नहीं सकता था। दरअसल उस रेस्टोरेंट में जाने का दो दरवाजा था, एक था शिवांश का ऑफिस के सामने वाला दरवाजा और एक था पीछे का दरवाजा है जो कि रेस्टोरेंट के पीछे बना हुआ था जहाँ पे कुछ ही लोग आ सकते थे, जिसमें से एक करण था जो कभी भी उस दरवाजे से आ जाता जाता रहता था। सिया और वंश ऋतिक भी आते जाते थे लेकिन वो उतना नहीं आते थे और इस वक्त वंश और ऋतिक शिवांश के कम से बाहर गए थे और करण सिया से ही मिलने आया था पीछे पिछले दरवाजे से, लेकिन उस सिया नहीं दिखती है इसलिए वो हंगामा खड़ा कर देता है क्योंकि उससे नहीं लग रहा था कि सिया रेस्टोरेंट के बाहर जा सकती है या इधर उधर टहल भी सकती है। वो इतना सोचने का कष्ट नहीं उठा सकता था इसलिए वो किचन में ही सबको चिल्लाने लगता है। तभी इसी क्या हुआ, कौन मर गया है करता, तुम कहाँ चली गई थी। तभी क्या कहती है, ए रेस्टोरेंट में ही थी, वो तो तुम हो जो मुझे सिर्फ और सिर्फ किचन में ही देखना चाहता हूँ, तुम ये कभी नहीं सोचने सकते, सॉरी तुम ये कभी नहीं सोच और चल के देख सकते हो कि मैं किस वक्त कहाँ पर हूँ, तो मैं बस हंगामा खड़ा करना आता है, अच्छे से खोज नहीं पाया इसलिए तुम यहाँ पर हंगामा कर रहे हो। तभी करण कहता है सॉरी मुझे लगा तुम यहीं पे होगी, तब इसलिए कहते हो कोई बात नहीं चलो अभी नीचे मेरे एक दोस्त आए हैं। तभी करण कहता है कौन दोस्त। तभी से कहती है मैं जो पिछले घर में रहती थी उसी के मालिक का पोता का दोस्त है। ये सब सुनकर करण कंफ्यूज होते कहता है क्या, किसका पोता किसका दोस्त, किया कहते हैं तुम पहले चलो तो तब मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। और सिया वाहन से करण को ले जाती है और नौकरी को उसका कम करने के लिए बोलती है क्योंकि इस वक्त ज्यादा भीड़ नहीं थी रेस्टोरेंट में। कुछ देर बाद चाहिए ऋषभ के पास आती है करण को लेके जो कि अभी कंफ्यूज था। तभी ऋषभ कहता है ये कौन है, मैंने इस कभी नहीं देखा। कहती है तुम
बैठ जाओ। तभी करण भी पूछने लगता है ये कौन है और ये तुम्हारा दोस्त कैसे बना? अभी मैं तुम्हारे दोस्त था ना? तब इस कहते हैं तुम दोनों चुप हो जाओगे कुछ देर के लिए। तभी सिया दोनों को चुप कर आते आराम से बैठाकर शांति से उन्हें बताने लगते हैं कि कैसे वो लोग दोस्त बने और कैसे सिया अपना घर छोड़ के गई सॉरी घर से उस धक्के में मारकर निकला गया अरब के जरिए। और वहीं ऋषभ को भी बताती है कि कैसे वो भटक रही थी, उससे कुछ होश नहीं था। तभी उसका भाई उस मिलता है और कैसे वो ये रेस्टोरेंट खोल पाई। ये सब सुनकर और सिया की वैसी हद सुनकर ऋषभ को और करण को बहुत बुरा लगता है। तभी ऋषभ सिया से कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जानवी दादी ने अच्छा नहीं किया, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुद पर ए रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त होते तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका। तभी से अभी जो हो गया सो हो गया, अभी इसमें कुछ बदल नहीं सकते हैं। कहता है बदल तो नहीं सकते लेकिन जकेचेन जल्दी फटते नहीं। तभी सिया कहते हैं भारते हैं लेकिन कुछ समय लगता है। तभी करण कहता है तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया, मैं अभी उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा। इतना करके वो वाहन से जाने लगता है। तभी शेयर करती है तुम चुपचाप यहाँ पे बैठो और कोई हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी वजह से मैं अपनी लाइफ में कुछ और वो भी अपनी लाइफ में खुश रहा। मैं बस यही चाहती हूँ कोई किसी के लाइफ में कोई दखलाजी नहीं करेगा, मैं बस यही चाहती हूँ और तुम लोग भी किसी के कोई सवाल नहीं पूछोगे। ये बात ऋषभ की तरफ देखते कहती है क्योंकि उस पता था कि ऋषभ रसो बहुत सारे सवाल पूछने वाला था इसके बाद। लेकिन सिया ये ऐसा क्या कर सांप का मुंह बंद करवा देती है। और तभी वेटर खाना लेकर आता है और वो तीनों खाते बातें करने लगते हैं और सिया ऋषभ और करण को एक दूसरे से मिलवाते कहती है तुम दोनों मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग हमेशा मेरे साथ रहो और मेरा साथ दो। जैसे सुनकर दोनों मुस्कुराते अपना सरवाइव हिलाते हैं और सिया के साथ ऐसे ही बातचीत करने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद वन शॉट भी जाते हैं और वो भी अन तीनों को ज्वाइन कर लेते हैं और वो पंचों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। और कैसे आज का दिन खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरव जो इस वक्त अपनी कंपनी में लेट नाइट कम कर रहा था, उसका अचानक से फोन बजता है तो वो देखता है कि उसके खास आदमी का फोन आया है। तभी आरव को उस आदमी के जरिए पता चलता है सिया का कुछ पता चला नहीं है अभी तक और शायद हम लोग आज के बाद सिया को खोज भी नहीं पाएंगे क्योंकि साथ कोई बारी ताकत हमें उनसे ढूंढने में रोक रही है। अपने खास आदमी की एक ही बात बार-बार सुनकर इस बार अरब को गुस्सा जता और वो गुस्से से चिढ़ गया था। मैंने तुम्हें ऐसा लिए पैसे दिए कि तुम मुझे हमेशा एक ही बात रिपीट करके बताओगे। तभी वो आदमी कहता है नहीं बॉस, हमने उन्हें बहुत खोजा, हमने स्पेशल फोर्स भी लगा है लेकिन वो उनका पता नहीं चल पाया है अभी तक। शायद वो इस दुनिया में हो ही नहीं। वो इतना क्या छुपा जाता है क्योंकि उस नहीं पता था कि सिया और अरब के बीच में क्या रिलेशन है। तभी अरब गुस्से से बोलता है तुम्हारे हिम्मत कैसे हो, वो इतना कर रहे हैं। रुक जाता है, उस आगे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लड़की और कोई नहीं उसकी पत्नी थी, एक्स वाइफ। लेकिन वो कहते हैं वो सब छोड़ो, क्या तुम्हें सिया की एक भी तस्वीर मिली? तभी वो आदमी कहता है नहीं बॉस, हमें उनका कोई पता नहीं चल पाया है और वो किसी के साथ फोटो भी नहीं खिंचवाती थी और उनकी तस्वीर किसी के पास नहीं थी, बस उनका साइड एंगल से फोटो है और हमें उनका फोटो के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा। ये सब सुनकर गुस्से के मरे ऋषभ अपना फोन जमीन में पटक देता है। तभी उसके केवी का दरवाजा कोई खटखट आता है और उसका असिस्टेंट अंदर आने के लिए ईशा पूछता है। तभी आरव गुस्से से बोलता है अभी क्या हुआ तुम्हें? तभी उसका असिस्टेंट डरते कहता है बॉस, वो ट्रैफिक वाली मैडम का कुछ पता नहीं चल पाया है क्योंकि वो शिवांश सर की बहन है जो कि हमारे बिजनेस राइवल हैं और आप तो जानते ही हो कि वो अपनी बहन के बारे में किसी को भी पता नहीं लगवाने देंगे, इसलिए हमें भी कुछ ज़्यादा खास पता नहीं चल पाया है। जी हाँ दोस्तों, वो ट्रैफिक पर जो इंसान था जो सिया कोई देख रहा था बिना उसके बारे में जाने कि वो और कोई नहीं उसकी ही पत्नी थी, वो और कोई नहीं।
वो और अभी था जो कि सिया की सिंपलिसिटी और उसका ऐसा नेचर देखकर मोहित हो गया था, लेकिन उससे ना ही सिया के बारे में पता चल रहा था क्योंकि उससे सिया का बदला लेना था उसकी एक्स वाइफ से, ना ही उस ट्रैफिक वाली लड़की का पता चल पाया था जिससे उसने अपना दिल दे दिया था। ये सब बातें सुनकर और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो अपने केबिन का सारा सामान जो भी पड़ा हुआ था वो फेंकाने लगता है इधर उधर। तभी असिस्टेंट करते कहता है, बॉस क्या हुआ आपको? तभी आरव उस कहता है, निकल जाओ यहाँ से नहीं तो तुम आज जिंदा नहीं रह पाओगे आपने बॉस कितनी ग्रुप से बड़ी बातें सुनकर असिस्टेंट डर जाता है और वाहन से तुरंत ही चल जाता है और आरव अपने केबिन का सारा सामान फोड़ने के बाद अपने पैकेट से एक सिगारेटी निकलता है और सिगारेटी के लंबे लंबे काज लेते अपने केबिन के विंडो के पास आता है जहाँ पे पूरा मुंबई शहर देख रहा था और वह कहता है, मैं किसी ना किसी हालात में सिया तुम्हें तो ढूंढ लूंगा और उस भी जिसने एक मुलाकात से मेरा दिल चुरा लिया है। इतना कह के वो अपने सिगारेटी के लंबे लंबे कश लेने लगता है और ऐसे है आज का दिन भी बीत जाता है। ऐसे ही आज का सांप का दिन बीत जाता है। सुबह का वक्त आया। इस वक्त ऋषभ अपने घर में बैठकर कुछ सोच रहा था क्योंकि अभी अभी खबर ही थी कि दादी अपना खाना पीना अच्छे से नहीं ले रही है और उनकी तबीयत दिन खराबी होती जा रही है। सोच में पड़ जाता है क्योंकि उस भी पता था कि दादी खाना क्यों नहीं खा रही है, लेकिन उस सिया के बीच चिंता हो रही थी कि क्या वो दादी से मिलेंगी या फिर सिया दादी से अभी भी नाराज होगी। लेकिन हालात सुनकर ऋषभ को रहना नहीं जाता और वो सोचता है कि वो दादी को सिया से मिलवाएगा, लेकिन वो आए इस वक्त और आए इस बार सिया को और चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने सोच लिया था कि वो अभी की अभी सिया को फ़ोन करेगा क्योंकि कल शाम को इसी और ऋषभ ने अपना फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया था। को फ़ोन करके अभी दादी के हेल्थ के बारे में बताएगा और उसमें आएगा कि वो दादी से एक बार कम से कम मिलने क्योंकि दादी की तबीयत सच में बहुत ख़राब थी। और यही सब सोचकर सिया और ईशा फ़ोन कर देता है जो आए इस वक्त अपना ब्रेकफास्ट करके अपने कमरे में अपना बैग लाने जा रही थी। तभी उसका फ़ोन बजाने लगता है तो वो देखते हैं कि ऋषभ उस फ़ोन कर रहा है। ऋषभ का फ़ोन आए इस वक्त आता देखकर सिया थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन इनको सोचकर फ़ोन उठा लेती है। तभी सामने से ऋषभ की थोड़ी डरी हुई आवाज़ आती है, सिया। तब सिया बोलते हैं, हाँ बोलो ऋषभ, तुमने मुझे आए इस वक्त फ़ोन क्यों किया, क्या हुआ, कुछ ज़रूरी काम था? तभी ऋषभ उस अपने नम आवाज़ में उस दादी की कंडीशन के बारे में सब कुछ बता देता है कि दादी आए इस वक्त किस हालात में और वो खाना भी नहीं खा रही अच्छे से और वह आरव से भी बहुत नाराज है और उससे कई दिनों से बात भी नहीं कर रही है। दादी की ऐसी हालात सुनकर सिया को बुरा लगता है और उसका दिल पे घरने लगता है क्योंकि वो दादी को अपना मानगी थी और दरी को अपनी दादी जैसा प्यार करती थी और एक बहुत ही अपनी दादी को आए इस वक्त ऐसी हालात में देखती तो वह अपनी दादी को बचाने की और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करती। अभी से बोलता है कि क्या सिया एक बार कम से कम एक बार तुम दादी से मिल सकती हो, अगर ताजी तुम्हें एक बार ही देख ले, सही सलामत की हालात में हूँ मैं, उन्हें कुछ बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वो मुझसे भी ढंग से बात नहीं कर रही है, तो क्या तुम उनसे मिलकर एक बार उनसे अच्छे से बातें कर ले, उन्होंने अपने बारे में बता दे कि वो अच्छे से रह रही है। ऋषभ की ऐसी बातें सुनकर सिया भी थोड़ा उदासी से कहती है क्योंकि उस लग रहा था कि सबकी वजह से हो रहा है, तो सबको बोलती है कि ठीक है वो दादी से मिलेगी, लेकिन दादी से मिलने के लिए वो कभी भी उस वेला में नहीं जाएगी जिसमें उस धक्के मार के निकला गया। तभी ऋषभ कहता है, तो तुम्हारी से कहाँ मिलोगे? तभी क्या कहती है, मेरे रुश पे तुम शाम को 5 बजे मेरे रेस्टोरेंट में दादी को लेके आना, लेकिन किसी को पता नहीं चलाना जाए, और हाँ कविता मासी को भी लेके आना क्योंकि मैंने उनसे अच्छे से कभी बातें नहीं की, उनसे मैं मिलना चाहती हूँ। वो आए इस वक्त बहुत दर्द में होगी, मुझे पता है कितना कि वो ऋषभ की बातें सुनने लगती है जो कह रहा था ठीक है मैं उन्हें लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तभी सिया कहती है, और हमारे मिलने की बातें किसी को भी नहीं पता चले जाए, किसी को भी नहीं। सिया की ऐसी बातें
सुनकर जी को पता चल जाता है कि वो कहीं ना कहीं अरब के बारे में बोल रही कि आपको ये सब के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। जी से सुनकर ऋषभ बोलता है ठीक है तुम चेतव मत करो, किसी को भी नहीं पता चलेगा इन सब के बारे में। इतना करके वो फोन कट देता है और ये अपने कॉलेज चल जाती है और वह ऋषभ अरब की विला आता है जहाँ पर दादी इस वक्त अपने कमरे में बैठी हुई फीलिंग को देखते कुछ सोच रही थी। ऋषभ दादी से जायदाद मांग के कमरे के अंदर आधा है और दादी को कहता है दादी मुझे कल सिया में ले ली थी। सिया का नाम सुन के ही दादी के आंखों में चमक जाता है क्योंकि वो कितने दिनों से पछतावे में थी और रोने लग रहा था किसी को कुछ हो गया क्योंकि उनके सरे आज भी उन्हें बोल दिया था कि सिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तभी ऋषभ सिया के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो इस वक्त कहाँ है, किसके साथ रेडी और उसके साथ क्या हुआ था। जिसे सुनकर दादी अपनी नामाकुम से बोलती है मुझे हर पल उसकी चिंता रहती थी कि वो इस वक्त कहाँ होगी, उसका हमारे सभा कोई नहीं था। लेकिन इस बात सुनकर कि उसका एक भाई भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। तभी ऋषभ कुछ और भी कहने वाला था तभी उनके कानों में ट्रे टूटने की आवाज आती है जो कविता जी के हाथों से गिर जाती है क्योंकि उन्होंने ऋषभ के सारे बातें सुन ली थी और सियाको के बारे में सुनकर ही उनके हाथों से ट्रे गिर जाती है जो दादी के लिए नाश्ता ला रही थी। दादी ऐसे नाश्ता नहीं करती लेकिन कविता जी फिर भी लाती है हमेशा दादी के लिए खाना। कविता आंटी को बाहर खड़ा देखकर ऋषभ भाई कविता आंटी को अंदर आने के लिए बोलता है और उन्हें भी सब कुछ अच्छे से समझने लगता हैं और बताने लगता है। तभी जानवी जी कहते हैं क्या मैं अपनी बच्ची सिया से मिल सकती हूँ। तभी ऋषभ कहता है हाँ मैंने उनसे आज ही बात की, वाह उसने बोला कि वो आपसे मिल सकती है लेकिन इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए और हाँ आप खास कर ध्यान रखें कि आरव को इसके बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो पता नहीं सिया के साथ क्या करेगा। और सिया ने भी मना किया है कि उसके ये सब आपसे मिलने के बारे में और आपको नहीं पता चलना चाहिए। जिससे सुनकर दादी जी कहती है ठीक है नहीं पता चलेगा, तुम हमें एक वर्ष मिला दो, कितने दिनों से अपनी बच्ची को नहीं देखा। तभी कविता जी भी कहती है तुमने उससे कल मिला था तो वो कैसी थी, वो अच्छे से खाना तो खाती है ना, वो खुश तो है ना। तभी ऋषभ कविता जी को नर्म आवाज में कहता है हाँ और इस वक्त बहुत अच्छी है और खुश भी है, यहाँ से तो खुशी है और उसका भाई उसका ख्याल जो रखता है। जिसे सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं और फाइलिंग बनाने लगते हैं क्योंकि दादी जी के बाहर जाने की बातें आरएफ के कानों में भी पच जाएगी। इसलिए दादी जी सोचाती हैं कि वह पाक जाने का प्लान बनकर अपनी पोती से मिलेगी और सबसे बोलेगी कि तो वह किसी को कुछ ना बताएं कि वह कहाँ जा रही है। और ऐसे ही दोपहर का वक्त भी जाता है और शाम के वक्त में सिया बहुत बेसब्री से दादी जी और कविता जी का इंतजार करती है। कुछ देर बाद उस कविता जी और दादी जी दिखती हैं जिसे देखकर सिया क्या आंखों में नाम लिए जाती है और जोर से दौड़कर गले लगा लेती है अपनी बच्ची को। ऐसे हालात में देखकर जानवर कविता जी भी लगते हैं और कहते हैं तुमने एक बार भी हमें बताने की कुछ कोशिश नहीं की, तुम कहाँ पे थी, कम से कम बता दो देती कि तुम सही सलामत हो। तो तुम नहीं जानते तुम्हारे बिना हमारी क्या हालात हो गई थी। तब इस कहते हैं मैं आपको क्या बताती हूँ, मैं खुद टूट चुकी थी। सिया ये देखती है कि रोज के मुकाबले जानवी जी और कविता जी बहुत कमजोर दिख रही थी और उनकी आंखों के नीचे काले धब्बे भी थे जिससे वो लोग और कमजोर लग रहे थे। तो अभी सियाओं है चुप कराकर बोलती है जो उसी के फिक्रा में पूछे जा रहे थे कि वो कैसी थी, क्या कर रही थी और इस वक्त कहाँ रहती है। लेकिन सिया ने चुप कराते कहती आप लोग कितने कमजोर हो गए हो, ऐसी हालात बना लिए मेरे बिना। और इतना क्योंकि वो उन्हें चेयर पे बैठती है और खाना मंगवा आती है जो उसने बहुत देर से बन कर रखा था, जो कि नौकर आते हैं और सर्व करके चल जाते हैं। तब यह अपने हाथों से कविता और जानवी जी को खाना खिलाती है जिसे देखकर दोनों की आंखें नम हो जाती है और सब भी अपने आंसू पोंछने लगता है। अपनी दादी और अपनी मासी को खाना खिलाने के बाद सिया खुद खाती है और वो लोग कुछ बातें करने लगते हैं। बहुत देर बात करने के बाद ऋषभ कहता है अभी हमें चलना चाहिए नहीं तो अराव को शक हो जाएगा। जैसे सुनकर आखिरी विदाई देते
जी कहती हैं तो अभी हमें चलना चाहिए, पता नहीं अभी अगली बार हमारी मुलाकात कब होगी, लेकिन तुम हमें अपना संपर्क नंबर दे दो ताकि हम तुमसे बात कर सके कम से कम। जी से सुनकर सी अपना नंबर दे देती है दादी जी को और दादी जी सिया को बहुत सारा प्यार करती है और कविता जी के साथ वाहन से वो सब चल जाता है। ये सब अपनी केबिन की खिड़की पर बैठा शिवांश भी देखता है, जो कि सिया ने उस पहले ही बता दिया था कि वो दादी जी और कविता जी से मिलना चाहती है। अपनी बहन को खुशी देखकर शिवांश भी खुश हो जाता है, क्योंकि इससे अपनी दादी और कविता जी से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वहीं दूसरी तरफ आरव इस वक्त एक क्लब में बैठा हुआ था और बटोर को शराब का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा था। ना उसकी दादी उससे बात कर रही थी, ना उससे देख रही थी, ना उसकी मैं पसंद आइडिया और देख रही थी उसकी लाइफ में क्या हो रहा था, उससे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ना उसके पास ऋषभ था जो कि उसकी हर बात समझता था, लेकिन सिया के वजह से वो भी उससे बात नहीं कर रहा। ये सोचकर यार को गुस्सा आने लगता है और वो कई सारी शराब की बोतल पी जाता है। तभी उस एक कमरे में एक जाने पहचाने लड़की की आकृति दिखती है, जो कि किसी लड़के के करीब थी। पहले उस देखकर आरव इग्नोर करता है, लेकिन जैसे उस लड़की की बातें सुनता है, क्योंकि वो लड़की आरव के थोड़ा सा नजदीक थी, जिससे आरव उस लड़की की सारी बातें सुन लेता और उस लड़की की सदी बातें सुनकर एक को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से के मरे जो शराब पी रहा था उसकी पूरी ग्लास फोड़ देता है, जिसके कारण ये तो मैं कांच के शीशे लग जाता है और उसके हाथों में जोर जोर से खून बहाने लगता है। आवाज सुनकर वो लड़की जब अदब की तरफ देखती है वो डर जाती है और वो कहती है, ए आरव आरव तुम। तभी आरव कहता है, तुम मेरे साथ ही रहा कर मेरे पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश कर रही थी, मुझे नहीं पता था तुम्हारी वजह से मैं अपनी दादी के सामने इतना नीचे गिरी है। तभी वो लड़की जो कि और कोई नहीं सनाया होती है वह कहती है, वो मैं तो बस वो इतना ही कहती है। तभी आरव उसे एक खींच के तमाचा मारता है। तभी पीछे आरव के एक डिस्को से गाना बजाता है, आजा तुझे भी मैं करा दूं तमंचे पे डिस्को, तमंचे पे डिस्को, तमंचे पे डिस्को, आजा तुझे भी मैं करा दूं तमंचे पर। और गाना के बीच में ही आरव सनाया को वाहन से दूर ले जाता है, जिसे देखकर सनाया के साथ फिर जो लड़का था वो कहता है, तुम इस कहाँ ले जा रहे, तो वैसे ऐसे कैसे कहाँ ले जा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करते। ताबिश आया कहती है, देखो तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं अपने पापा को सब बोल दूंगी। तब यार अभी कहता है, तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए तुम किसी को कुछ भी बोल दो और कुछ भी कर दोगे ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना क्या क्या वो सनाया को दूर धक्का दे देता है और अपने गार्ड क्वेश्चन आया को पकड़ाने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर गार्ड सेना को पकड़ लेता है और उसका ही ले जाने लगता है। अब सनाया को पता चल गया था कि वो गार्ड उसके साथ क्या करने वाले हैं। तभी राव को वो कहती है, तुम उस दो कोरी के लड़की के लिए तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैंने तो बस तुम्हें वही दिखाया, वैसे भी वो तुम्हारी अभी कुछ नहीं लगती है और तुम तो उससे नफरत करते थे ना। तभी इर्फ के, तब ये मेरा पर्सनल मेथड है, तुम प्लीज उसमें नहीं दखल अंदाज करो। और वो अपने गार्ड को शक करता है और वो गार्ड सनाया को वाहन से ले जाता है और आरा फिर से उसी क्लब में जाके शराब पीने लगता है और सनाया की बातों के बारे में सोचने लगता है। फ्लैशबैक, सनाया जो इस वक्त उस लड़के के साथ डेट पे ही थी। तभी वो लड़का कहता है, मैंने काफी कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले ये सुना था कि तुम आरव के पीछे पड़ी हुई थी और इसकी गर्लफ्रेंड भी बनी हुई थी। तभी सनाया कहती है, अरे यार मैं क्या बताऊं तुम्हें, उसके चक्कर में मैंने क्या कुछ नहीं किया। उसकी बीवी जो कितनी भोली भाली और अच्छी थी और इतनी खूबसूरत कि एक पल के लिए मैं भी उस देखते रह गई, लेकिन आरव उस डायमंड को नहीं समझ पाया और उससे नापसंद करने लगा, जिसे देखकर मुझे भी लगा कि कहीं अभी मैं अगर एक चाल चलो तो और उस लड़की को अपनी जिंदगी से निकल देगा। इसलिए मैंने उस लड़की का एडिट बनवाया और गलत ही गलत एंगलों से फोटो खींचवाई, जिससे लगे कि वो लड़की एक नंबर की नीचे और लड़कों को फैनस ना
जानती है और उस बेवकूफ़ आरव ने मेरी बातों पे इन्ह भी कर लिया और उस लड़की को धक के निकल के वाहन से बाहर निकल दिया। उस लड़की के बारे में ऐसा सुनकर मुझे बुरा तो लगा था, लेकिन मैं खुश भी हुई थी। वो लड़की ये डिज़र्व करती थी और उस अरब के साथ नहीं रहना था, लेकिन आरव ने बाद में मुझे भी छोड़ दिया और अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मेरा पूरा प्लान खराबी चला गया, मेरा सारा एडिटिंग सब कुछ। लेकिन आए इस बात की तसल्ली है कि आरव को उसकी पत्नी नहीं मिली, बस इसी से खुश हो देती हूँ। और यह सभी बातें अरब सुन लेता है। तभी सनाया मैंने उस लड़की के बारे में पता करवाया था तो मुझे पता चला वो लड़की भले ही गांव से है और भाग गई थी, लेकिन उसके चाचा चाची ने बिना पूछे उसका सौदा करवा दिया था एक गांव के लड़के से, जो कि बहुत आईएएस किस्म का इंसान था, बहुत ही गंदा इंसान था, जिसके बारे में जैसे ही सिया को पता चला वो वाहन से भागी, क्योंकि वो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, जिसकी मदद की इसकी एक दोस्त ने। और तुम जानते हो सिया एक खुददार है, इंसान है, वो कभी भी किसी से कुछ लेती है या फिर उसके पास किसी का कुछ भी एहसान रहा तो वो उस चुकाती है, चाहे उसके पास वो चीज़ हो या ना हो, वो कैसे भी करके अपनी खूबदरी दिखाती है सबको, और यही बात मुझे उसकी सबसे पसंद है। लेकिन बेवकूफ़ आरव को नहीं पता कि उसकी बीवी कितनी अच्छी है। अरे उसने तो अपनी बीवी को देखा ही नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर वह अपनी बीवी को देख लेता तो काफ़ी उस दूर जाने ही नहीं देता, क्योंकि उसकी बीवी इतनी खूबसूरत जो है। तभी उसके सामने वाला इंसान कहता है क्या वो इतनी खूबसूरत थी? तभी यार मैं उस देखते रह गई थी जब मैंने उस देखा। लेकिन आरव की किस्मत ही खराब है और यही सब बातें यार सुन लेते हैं और उससे अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, जो कि उसने पता लगवाने की कोशिश भी नहीं की थी। फ्लैशबैक एंड अभी क्या होगा ये गया, क्या आरव गोसिया मिलेगी, क्या आपको पछतावा होगा? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यार से कमेंट भी दे दे।